अभी आप लोगों के साथ दोबारा कर रहे हैं कि जब मुंबई पूरी थक हार जाती है तो प्रकृति में जीवंत होने के लिए आते हैं लोनावाला और ऐसी ऐसी जगहों पे। लेकिन यहाँ की जो विश्व धरोहर थी, यहाँ की जो औषधि थी, यहाँ का वातावरण था, यहाँ का पर्यावरण था, यहाँ के पेड़ थे, यहाँ के जंगल थे, यहाँ की वनस्पति थी और यहाँ के पशु पक्षी या जो भी जीव थे, उन सभी का हमने इतना दोहन कर दिया है कि अब प्रकृति भी यहाँ पे मर रही है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, लगभग नंगे हो चुके हैं। और अगर आप जाएंगे ना सिर्फ कुछ वर्ष पीछे तो ये सबके सब घने जंगल थे, है ना। तो प्रकृति से आपको आशीर्वाद चाहिए तो उसका दोहन रोकना पड़ेगा, दोहन करें, शोषण रोकना पड़ेगा। और दूसरा, इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि इस दोहन और शोषण के मंथन से आगे कैसे बढ़े। नहीं, आप देखिए एक बड़ा मजाक हो रहा है। मतलब आज अभी आप पूना में चल के देखना, मैं पूना के पहाड़ों में उस इलाके में खूब घूमा हूँ। वहाँ लोग पहाड़ों को काट रहे हैं। अब कोई उनसे पूछे कि इस प्रकृति ने पहाड़ क्यों बनाए, और जब आप किसी चीज को बना नहीं सकते तो उसको तोड़ कैसे सकते, उसको खत्म कैसे कर सकते। और मनुष्य यही विनाश कर रहा है। जब पहाड़ अब इनसे कहे कि तुम ऐसा एक पहाड़ बना दो तो पूरी भारत सरकार लग करके ऐसा पहाड़ नहीं बना सकती, तो फिर भारत सरकार या किसी भी सरकार को या किसी व्यक्ति और समूह को ये पहाड़ तोड़ने का राइट्स कौन दे सकता है। अब हमारे काम सरकारें, हमारी कोर्ट और हमारी कानून व्यवस्थाएं कहाँ सो रही है, कौन कानून बना रहा है। तो अब आप देखिए पूना में तो पहाड़ों को सबको तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है जी, अधिकांश थे जी। और एक अच्छी चीज, एक इनिशिएटिव तो लिया है गवर्नमेंट ने हमको, जहाँ पे मोदी जी ने बोला था कि जो आपकी लोकल टेक्निक्स हो सकती हैं, जो हमने छोड़ दी कि फ्रेंच से दोबारा बम्बू के घर बनाना सीखें, जो हमसे वो लेके गए थे, या इजिप्ट से मिट्टी के घर बनाना सीखें, जो हमसे वो लेके गए थे, वो दोबारा उनसे सीखना है। पर कहीं से भी सीखें, मूल बात यह है कि आप जिस पर्यावरण परिवेश में वहाँ की प्रकृति के अकॉर्डिंग उसका शोषण किए बिना घर तो बना ही सकते हैं। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है, अभी मुंबई पनवेल से हम लोग लगभग 50-60 किलोमीटर निकल आए। जी, ऐसा ही है ना भाई? जी जी जी, 50-60 निकल आए होंगे, लेकिन कहीं भी गांव जैसा कल्चर आपको नहीं दिख रहा है। पूरा ऐसा ही लग रहा है कि शहर से जैसे हर जगह वही माहौल बन गया है। और गुरुजी एक और बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जिन लोगों के यहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं ना, मतलब क्योंकि मुंबई तो औद्योगिक शहर है, तो जिन लोगों के यहाँ पे विलास बने हुए हैं और फार्म्स बने हुए हैं, उनको शायद साल में एक दिन की भी फुर्सत नहीं है उनमें रहने की। लेकिन उन्होंने जो जगह घेरी है उसमें प्रकृति का शोषण ही हुआ है। तो पहले तो ये सारे मूवमेंट रुकने चाहिए। कुछ फार्म हाउस में अननेचर कोई चीज बननी ही नहीं। इस सरकार की पहली शर्त होनी चाहिए कि भैया तू फार्म तेरी खुशी के लिए डेवलप कर रहा है तो ऐसी कोई चीज का निर्माण नहीं करेगा। जैसे बहुत सारी जमीनें अलॉट करते हुए सरकार लगाती है ना पाबंदी कि इसमें आप पक्का निर्माण नहीं करो, वैसे ही बड़े लोगों के फार्म हाउस में भी ऐसा होना चाहिए कि वो पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, केवल नेचर से घर बनाएं जी, तो फिर भी जिंदा रहेंगे जी, नहीं तो बड़ा मुश्किल सा टेढ़ा सा काम है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और आपको बढ़िया बात बताऊंगा। पिछले ट्रिप पे हम लोग थे नासिक के पास में घोटी, और घोटी के चारों तरफ जो पहाड़ है वो आज से सिर्फ 20-25 साल पहले पूरे के पूरे काजू के बागान थे, नेचुरल। मतलब प्रकृति ने वहाँ पे काजू पैदा किया, लोगों ने वहाँ पे पूरा का पूरा काजू का बागान काट दिया, पूरे के पूरे पेड़ नंगे हैं आज की डेट में। और ये पहली कड़ी होती है कि अगर आपने पहाड़ को नंगा किया तो आपको परमिशन मिल जाएगी किसी भी पहाड़ को कहीं से भी कट कर लो, है ना। क्योंकि जो वैसे भाई कुछ भी सही, अब पत्थर जो है ना चक्की वाला है गुरुजी बिल्कुल कंच काला। अच्छा गुरुजी, एक चीज और कि जो आप चक्की वाली बात ही कर रहे हो तो उस पर भी आ जाते हैं कि आप पूरे देश में घूमते हो,
चक्की वालों को ढूंढ रहे हो, उनको जीवंत कर रहे हो कि भाई अपने आसपास बनाओ और अच्छी चीज से बनाओ। राजस्थान में चक्कियाँ खूब बनती है, हम प्रचार कर रहे लोग तुम्हारे पास स्वतः ही आएंगे। तो उन लोगों ने आपको अंतर है तो उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ से कमीशन नहीं आ रहा है। जी गुरु जी, ना कोई चक्की वाला दे रहा, ना चाकू वाला दे रहा। जी गुरु जी, लेकिन मेरा यहाँ पे मूल प्रश्न था कि वो जो चक्की वाले हैं उन्होंने आपको बोला कि जब वो पहले चक्की के लिए पत्थर लाते थे तो किसी विशेष नक्षत्र में विशेष दिन विशेष माह जाते थे और लाते थे और पूरी साल का पत्थर निकाल के रखते थे। अगली वर्ष जाते थे तो वो पहाड़ उतना ही रीडेवलप होता था। तो वो विज्ञान क्या था? ये एक विशेष बात है कि हमारे यहाँ सारी चीजें बनाने की नक्षत्र, दिन, तिथि बिल्कुल और समय पर निर्भर हुआ करती थी। तो कुछ चक्की वालों से जो बुजुर्ग थे उनसे मैंने बात की, क्योंकि वो अब एक सिस्टम खत्म हो गया हमारे यहाँ, नाई का, धुलाई का, सबका इन्हीं सिस्टमेटिक तरीका ही पूरा बदल गया। तो वो लोगों से जब मैंने बात की कि अब क्यों छोड़ दिया, अब डिमांड नहीं है, पहले कैसे क्या करते थे, तो उनका ये था कि चक्की जो है हम किसी विशेष दिनों में लाते थे और अगली साल तक के लिए संग्रह रखते थे कि हमारा इतना साल में निकल जाएगा। और अगली साल जरूरत पड़ने पर जब हम फिर जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पर वो पत्थर जो हमने तोड़ा फोड़ा था उतना ही और निकला हुआ है, यानी कम नहीं पड़ता था। मतलब ये पता नहीं क्या चीज विज्ञान है। जो कहते हैं ना, हमारी संस्कृति कहती भी है कि पहाड़ में भी जीवन है। जी नहीं है ना? आप जीवन नहीं है। हमारे यहाँ तो बार से पीसना भी बार से होता था कि कौन से तिथ और बार को नहीं पीसना तो उस दिन नहीं पीसा जाता था। और इसका जो प्रैक्टिकल ज्ञान है कि किस दिन बाल कटवाने हैं, किस दिन क्या करना है, किस दिन नए कपड़े पहनने हैं। इवन यहाँ तक अभी मैं जो पिछले चिकित्सीय जीवन में जो देख रहा हूँ हुकुम, एक आई ड्रॉप है, हमारे मित्र बनाते हैं छत्तीसगढ़ से, कुछ लोगों से मैंने बनवाया, तो वही औषधीय घटक हमने अन्य दिनों में बनवाया, उसका प्रभाव और वही औषधीय घटक जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में बनाया गया और उसका जब प्रयोग किया तो लोगों का रेटिना और कैटरैक्ट जिनको बोलते हैं, जो यानी आंखों से रिलेटेड कुछ भी बीमारी है उसमें सबको ही, काला पानी, पीला पानी, मोतियाबिंद सब में ही, लेकिन मुख्यतः इसकी बात है कि वो एक विशेष तिथि और नक्षत्र में। तो हुकुम ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड़ किस नक्षत्र में बने और किस में रखे, गेहूं किस नक्षत्र में बुवेगा, गेहूं किस दिन बुवेगा, और कटाई कब करोगे, किस दिन करोगे, बुआई सुबह शाम को कब करोगे, क्या क्या नाम लेके करोगे। और दूसरा, प्रार्थना के बिना बीज बुआई नहीं होती थी। हुकुम वो प्रार्थना क्या होती थी कि जिसमें कहते थे कि वो ये कहते थे कि आप जो है जब बिजोलिया भर के किसान बीज बोता था तो धरती और भगवान से एक प्रार्थना करता था, कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, गाय और अतिथि के भाग का देना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला करना, अला बला को टाल देना। पूरे देश में भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव ऐसे के ऐसे हर किसान के होते थे। अपने बच्चों का अपना कहीं जिक्र तक नहीं करता था, देश की, दुनिया की, प्रकृति की, सबके कल्याण की बात करता था और सबका पालक था, वो था किसान जी। ये सबसे बड़ी बात। इसी के साथ एक चीज और कि जब ये अन्न लोगों की थाली में जाता था तो वो थाली का अन्न खाने से पहले हमारे यहाँ भोजन मंत्र था। लोगों को बहुत सारे भोजन मंत्र अलग अलग जगह करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता। तो उसमें प्रार्थनाओं का जो मूल था वो ये था कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मुझे भोजन मिलने वाला है ये मेरा पोषण करे, मेरे शरीर में कोई भी रोग व्याधि ना करे। लेकिन उससे पहले जो मूल भावना आती थी वो ये आती थी कि जिस श्रृंखला से मुझे अन्न मिला है, अन्नदाता किसान, उस काटने वाले मजदूर, कृषक साथी, उसके बाद में वो लॉजिस्टिक चेन जिसकी वजह से मेरे तक आया है, जिन्होंने फिर मुझे भोजन प्रिपेयर किया है, उन सबको श्रमबद्ध करो, उन सबका भला करो, तब ये भोजन का पोषण मुझे देना। अच्छा, मेरा एक सुझाव है अपनी पूरी टीम को, और जो हमारे साथी हमें सुन रहे हैं वो इसमें कमेंट्स हैं या व्यक्तिगत, जैसे भी हम सब में से किसी को भी। अभी मैं पिछले दिनों ललितपुर गया था, वहाँ एक जैन समाज, हमारे जो जैन समाज के जैन बंधु हैं, वो एक बच्चियों का गुरुकुल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। तो वहाँ वो साध्वी जो है, वो दीदी सब साध्वी हैं, तो
उनका बहनों का दीदियों का मेरे से आग्रह कई दिनों से था कि एक बार आप कुछ दिन हमारे साथ आएँ, हमारे गुरुकुल में रहें। तो वैसे हालांकि वो लोग पुरुषों को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उन बहनों की मेरे पे बड़ी कृपा रही, तो उन्होंने मुझे वहाँ 2-3 दिन रखा। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ वो हाथ से चलने वाले हैंडलूम से ही कपड़ा बनता है। तो आप हम सब चाहें, यदि कोई उन हैंडलूम को चलाने के लिए तैयार हो तो हम उनको वहाँ ट्रेनिंग दिलाने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, निःशुल्क ट्रेनिंग दे देंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव फिर है। उनको स्थान चाहे तो जोर की ढाणी में वो लगाने की अपन मिल करके उनके सेट की व्यवस्था कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ललित, आप गए तो मैं आपको कभी विजिट भी करा के ले मैं आऊंगा। जल्दी करता हूँ। हाँ। और मैं लोगों से बस एक ही अपील करता हूँ, और जो लोग बेरोजगार भी हैं मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, जिनको काम चाहिए। और काम मुख्यतः ये ध्यान रखो कि आपके पास जो अर्निंग है वो किस रास्ते से आ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। अगर वो अर्निंग गलत रास्ते से आ रही है तो वो आपका हालत खराब कर देगी, जीवन खराब कर देगी। तो जो लोग बेरोजगार हैं तो आ जाओ, मैं ट्रेनिंग फ्री दिलवा दूंगा। इससे सारा थोड़ा पति सिस्टम- पत्नी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। सारा सिस्टम आपको लगवा के भी दे दूंगा, हाँ। अगर आप चाहते हो। और दूसरा, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कोठी और महलों में खड़े हैं, महंगी दवाइयाँ मत लो, महंगा भोजन कर लो, और महंगा परिधान भी ले लो। दूसरा ये संख्या महंगा कर लो नहीं है, कम। वो सस्ता है। आपके जो क्या बोलते हैं गुरुजी, ब्रांडेड से। गुरुजी बेसिकली क्या है, महंगे से मतलब ये है हाँ। कि ढूंढेगा तभी तो मिलेगा। तो ब्रांडेड से बहुत सस्ता पड़ेगा। ब्रांडेड से प्रमाणिक की ओर जाओ। हाँ, ब्रांडेड हो या नहीं हो, प्रमाणिक होना चाहिए। आजकल ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें छेद है, मतलब ऐसा ही नहीं लगता कि वो रोडपति है कि वो अरबपति मेरी है। स्कीम ये है कि ये कपड़े हमारे साथी भाई बहन बनाएं, और हमारे जितने भी शिविर और हमारे जितने भी जो रोगी हमारे साथी देखें, वो उनको सबको सजेस्ट करें कि आप वहाँ का कपड़ा पहने। मार्केटिंग हम करेंगे, रहने की व्यवस्था उनके लिए हम देने को तैयार हैं, कंधे वाला, और हम उनको मशीनें भी उपलब्ध, कंधे वाला कपड़ा, कंधे वाला कपड़ा। आधे पैसे वो तैयार करें, ज्यादा महंगी नहीं है, और वो आधे पैसे अपन व्यवस्था करेंगे। वो धीरे धीरे अपने किस्त से, या जिनके पास बिल्कुल पैसे की व्यवस्था नहीं है वो भी आ सकते हैं। पैसा हम कहीं से व्यवस्था करेंगे, वो उसमें से किस्त जो है अपनी जो बचत है उसमें से वो उसको भर करके अपनी मशीन बना सकते हैं। उसका हुक्म जो पूरा मॉडल है ना, हाँ। क्या मशीन कैसे क्या करते हैं, उसकी फोटो वगैरह सब मैं डाल दूंगा। कि ये हेडलूम जो है, जिम्मेदारी अभी मैं हुकुम को दे रहा हूँ। बिल्कुल हुक्म, मैं आप क्योंकि मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, आज आऊँ तो परसों वहाँ हो जाता हूँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल रुकता आपके नहीं हूँ। मैं पालना और करूंगा। क्यों नहीं रुकता हूँ? क्योंकि वायु प्रधान है। लेकिन एक कुछ जगह ऐसी देश में है, और उनमें से मध्य भारत जिसको कहते हैं, लगभग सीकर मध्य भारत में ही आता होगा। पश्चिमी भारत में। हाँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप अपनी एक शुरुआत करिए, और फैमिली फार्मर की जो बात है वो भी तैयार करिए। तो आज हमें ज़रूरत आपको लगे तो, क्योंकि हम जिस विधि और तौर तरीके से लोगों को डील करने में लगे हुए हैं, उनमें से मुख्य रोल निभाता है हमारा वस्त्र, यानी वेशभूषा। हाँ। तो वस्त्र को भी वही करिए, भोजन को भी आप वैसे करिए। जहाँ जरूरत है तो आप ढूंढिएगा, हुकुम जैसे प्राणी आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ना गुरुजी, कई बार शिविर में अपने अपने व्याख्यान में इस कपड़े को कई बार दिखाते हैं। यही कपड़ा नहीं है, और भी ऐसे कपड़े हैं। और ये जो जादुई कपड़ा लोग कई बार समझते हैं ना, ये जादू नहीं है, इसमें वो विज्ञान छुपा हुआ है कि जब ये कपड़ा हथकरघे पे एक एक सूत हाथ से काता गया, बिना गया, यहाँ तक कि गुरुजी कोशिश करते हैं कि वो कपास हो जो जिस खेत में ट्रैक्टर भी ना गया हो, बैलों से चालित खेतों में बुवाई हो, कटाई हो, बिनाई हो, छटाई हो, और जो भी प्रोसेस होता है वो सब हाथ से हो। और फिर गुरुजी इसको पहनते हैं और ये हाथ से धुला जाता है। तो इस कपड़े की पावर कुछ अलग होती है, सिर्फ टच करते ही पावर आ जाती है ना। नहीं, मैं तो ये ये बात पावर आपको इसमें और बताना चाहूँगा। सब कोई ले सकते हैं। बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ मैं आपको, शायद अब तक इस विधा से देश के बहुत कम लोग परिचित होंगे। हमारे यहाँ खेत की बुआई हाथ से होती थी, फिर जब उसकी निराई गुड़ाई वो हाथ से होती थी, फिर उसकी कटाई हाथ से होती थी, फिर उसका खलियान निकालने का काम हाथ से होता था, फिर वो स्टोरेज हाथ से होता था,
फिर उसका पीसना किया जाता था, सफाई जो है पीसना करके वो भी हाथ से होता था, और वो पीसा भी हाथ से जाता था, और पोया भी हाथ से जाता था, और फिर वो पकाया भी हाथ से जाता था, और वो खाया भी हाथ से जाता था। पूरे चीज में स्पर्श विज्ञान और भाव विज्ञान इतना प्रधानता से होता था कि वो प्यार, स्नेह और अपनेत्व से वो सामग्री भर जाती थी। मतलब हर चरण अब पे कहीं पर भी बिजाई ट्रैक्टर से, निराई गुड़ाई दवाइयों से, कटाई मशीन से, खलियान मशीन से, सफाई मशीन से, पिसाई मशीन से, बुआई मशीन से, और खाया जाता है चमचों से। हाथ स्पर्श विज्ञान का कहीं कोई लेना देना ही और नहीं है। पचाते हैं फिर दवाई से। कितना सत्यानाश करेंगे, कितना सत्यानाश करेंगे। पढ़े लिखे हैं, हम तो हाईटेक लोग हैं। वो जो आप बता रहे हैं स्पर्श विज्ञान और भाव विज्ञान, हम वैसे साउंड बना लेंगे, क्या दिक्कत, ठीक हो जाएंगे। तो हाईटेक जो है, तो टेक्नोलॉजी के जो गुलाम बने हुए हैं लोगों ने उसको रेकी, हीलिंग, ध्वनि चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, मतलब उसमें भी लोगों ने ऐसा शरारत लगाई है कि उसको एक चिकित्सा बना लिया, क्या बना लिया है। लेकिन पेट्रोल की गाड़ी मित्रों पेट्रोल से ही चलेगी, डीजल से नहीं। जो भाव जिस गति से आपको चाहिए उसी गति से मिलेंगे, और आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप संकल्प लो कि जो आप अपना पैसा, अपनी कमाई, अपना समय जो कंपनियों को देते हो, मैं कंपनियों का विरोधी नहीं हूँ, वो भाव आप कभी भी कीमत से तौल नहीं सकते हो। इसलिए आप सब अपना फार्मर तैयार करो, अपना भोजन, वस्त्र, सब में बाउंडेशन नहीं है। आज एक समस्या और होको में हमने देखा है अपने जीवन में कि लोग ये कहते हैं कि ये तो अब संभव ही नहीं है, कहाँ से है। उनसे पूछो तो उनकी घड़ी में ऐसी है कि कहाँ की घड़ी है, ये तो इम्पोर्टेड है। अबे तेरी ऐसी तैसी, जब तू लंदन, अमेरिका और अमेरिका से, अफ्रीका से मंगा सकता है घड़ी, तो तुझे तेरे देश में गेहूं नहीं मिलेगा क्या, दाल नहीं मिलेगी क्या, आटा नहीं मिलेगा क्या। लेकिन उसके प्रति तू संकल्पबद्ध है, इसके प्रति तू संकल्पित नहीं है। जब वो सब कर सकते हो तो ये सब कर सकते हो। तो मित्रों, ऐसे लोगों को आप ढूंढो, खोजो, और ऐसे लोगों को ही हम ढूंढने के लिए पेट्रोल फूकते रहते हैं। आपसे जो 100-200 रुपए लेते हैं वो ऐसे लोगों में ही हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो अभी हम हैं मुंबई से लोनावाला। ये क्या है? ये पर्यटक स्थल है जी। ये तो अभी भैया को कुछ खाना होगा जी, है ना, तो ये कुछ खाने पीने जा रहे हैं जी। और दूसरा अगर इसी में देखेंगे हम जी, तो गुरुजी जो गुरुजी अभी सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ मुंबई वाले शिविर से हुकुम, उसमें बेनिफिट हुआ